जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई बेहतरीन क्लास। साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसके साथ ही साथियों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी जो बैच टीम है, हमारी टीम के द्वारा कुछ बैच लॉन्च किए गए हैं, जिनमें मैं आपको बताऊं जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है, जिसकी वैकेंसी 52,699 पदों पर आने वाली है, जिसमें जो कांस्टेबल है या जेल वार्डन है, इन सब के लिए एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है साथियों। तो आप लोग कह सकते हैं, यदि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों तो आप हमारे बैच को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टीम के द्वारा, सिलेक्टेड टीम के द्वारा आपको इसमें गाइड किया जाएगा। और इसकी जो फ़ीस शुरुआत में रखी गई है वो कह सकते हैं 499 थी, जिसको कम करके 399 रखा गया है साथियों। और जो भी आपके मित्र या आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें ये हमारे मंजीत सर हैं, इसमें मैं संजीव जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हूँ, ये संदीप सर हैं, ये भी संदीप सर हैं, ये भी जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्टेड हैं साथियों। इसके साथ ही और भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहूँ, जैसे यदि कोई हमारे मित्र कह सकते जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हों तो वो भी इस बैच को खरीद सकते हैं, जिनमें संदीप सर के द्वारा आपको हिंदी और यूपीजी को तैयार कराया जा रहा है। जो भी जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं, जैसे संदीप सर हैं, ये जीके जीएस पढ़ा में हमारे साथ दे रहे हैं। बात करें हम मंजीत सर की, तो मंजीत सर कंप्यूटर को लेकर चल रहे हैं। बात करूँ मैं संजीव, तो मैं भी जीके जीएस का पोर्शन अच्छे से लेकर चल रहा हूँ, जिनमें करंट अफेयर्स का पोर्शन भी है साथियों। जो क्लासें आपकी विधिवत चल रही हैं, तो हमारा जो सफलता बैच है उसको हमने लॉन्च किया है, जिसकी फ़ीस कह सकते हैं 249 है साथियों। नेक्स्ट टाइम बात करें, हमारी टीम के द्वारा एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की गई है। तो इस टेस्ट सीरीज़ को जो भी ज्वाइन करना चाहें तो ले सकते हैं। और इसकी जो मिनिमम फ़ीस 399 रखी गई है, जिनमें 8 जो विभिन्न कोर्स हैं उनके लिए हमने इस टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है, जिनमें UPSC जूनियर असिस्टेंट है, जो भी वैकेंसी चल रही है और अपकमिंग में आने वाली भी है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, एसआई हुआ, रेडियो ऑपरेटर है, असिस्टेंट हेड ऑपरेटर है, वर्कशॉप है, जीडी है, SSC पैट है। इन सब के लिए हमने टेस्ट एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लॉन्च की है साथियों, मिनिमम फीस पर। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ कह सकते हैं आज हम इकोनॉमी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, तो जिसमें हम हरित क्रांति के बारे में आप चर्चा करेंगे। जो विभिन्न क्रांतियाँ हुई हमारे देश में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हरित क्रांति की मैं बात करूं, जिसमें हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के सुधार एवं उत्पादकता में वृद्धि करने से है। तो साथियों, इसका मतलब ये है कि हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति का जैसे संबंध मैं बता दूं, कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से है। पूछा जाए हरित क्रांति का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, ये हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है। हरित क्रांति का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कह सकते हैं कि अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। ये क्वेश्चन कह सकते हैं ये आ भी चुका है SSC GD 2022 में, हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था। नेक्स्ट हम बात करूँ, और मैं बात करूँ हरित क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, तो जो हरित क्रांति शब्द है इसका जो सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गॉड। तो इन्होंने हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1968 में किया था। जबकि ये पूछा जाए कि जो भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन है 2022 SSC GD में आ चुका है। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत किस देश में सबसे पहले हुई थी, तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो मैक्सिको में हुई थी। SSC GD 2022 का क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक की बात करें तो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग जो है, तो इन्हें हरित क्रांति के जनक कहते हैं। विश्व की बात कर रहे हैं, जिन्हें शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो भी कह सकते दिया गया है। नेक्स्ट हम चर्चा करें, और कह सकते हैं कि ये पूछा जाता भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन हैं। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो विश्व में हो जाएंगे नॉर्मन ई बोरलॉग। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बोरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भी इम्पोर्टेंट है कि बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है मित्रों। बात करें हम
कि भारत में जैसे हमने अभी बताया था हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। और भारत में जो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, कह सकते हैं। ये भी आ चुका है क्वेश्चन SSGD में। इस क्रांति की जो आधारशिला है वर्ष 1950 में मेक्सिको के रॉक फेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई थी। पूछा जाए कि हरित क्रांति की जो आधारशिला है कब और कहाँ किसके वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई, तो इसकी आधारशिला 1950 में मेक्सिको के रॉक फेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई थी। बात करें जिसने गेहूं की अधिक उपज वाली तथा अधिक रोग प्रतिरोधी बोनी किस्में विकसित की थी। तो इस फाउंडेशन ने क्या किया था कि जिसने गेहूं की अधिक उपज वाली तथा अधिक रोग प्रतिरोधी बोनी किस्में विकसित की। तो गेहूं मैक्सिकन गेहूं था साथियों। ये पूछा जाता है हरित क्रांति में किस पर कौन सा गेहूं था, तो मैक्सिकन गेहूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि चावल की बात करें तो हमारे यहाँ जो चावल था वो फिलीपींस से आया था साथियों। कहाँ से आया था? फिलीपींस, याद रखना है, वही फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला में है, कह सकते ADB का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट हम बात करें इस क्रांति की जो विधि है में HYV बीजों का प्रयोग किया। HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी बोलते हैं, उच्च किस्म के जो बीज हैं उनके लिए था। तो HYV ये 2021 UPSI में भी आ चुका है। नेक्स्ट बात करें हरित क्रांति जो है ये मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। नेक्स्ट हम बात करें कि 1960 में जो रॉकफेलर फाउंडेशन था इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मनीला, ये फिलीपींस की राजधानी है। तो मनीला के वैज्ञानिकों द्वारा चावल की उन्नत वर्ड संकर किस्में विकसित की गई। तो अभी हमने आपको बताया गेहूं की बात करें तो गेहूं जो है ये मैक्सिकन हो जाएगा, मैक्सिकन हो जाएगा, मैक्सिकन गेहूं। और चावल की बात करें तो चावल जो है ये फिलीपींस हो जाएगा साथियों। कहाँ से? चावल फिलीपींस से आया था मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करें कि भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। कृषि सचिव कौन थे, तो वी सोरमन थे। साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत करें भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति की बात करें तो 1966 में जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो उस समय की बात, जबकि इंदिरा गांधी 1966 से 1970 तक पहली बार प्रधानमंत्री रही हैं। तो इन्हीं के बीच में इसकी शुरुआत हुई साथियों, याद रखेंगे। तो उस समय कृषि मंत्री कौन थे, तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। कृषि सचिव कौन थे, तो वी सोरमन थे। नेक्स्ट हम बात करें कि जो प्रथम चरण है हरित क्रांति का वो 1966 में भारत में हरित क्रांति की प्रथम चरण की शुरुआत हुई जो 1981 तक चली थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जो पहला चरण है 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक चला था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1960 दशक पूछा है तो 1960 से 70, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें कि भारत में आरंभिक राज्य के रूप में पंजाब हुआ, ठीक, को चुना गया था किसके? हरित क्रांति के। तथा हरित क्रांति का जन्म स्थल पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जन्म स्थल किसे मानते हैं? पंतनगर उत्तराखंड, याद रखना है। नेक्स्ट बात करें हम कि भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ है पंजाब है, हरियाणा है तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती में उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, जैसे क्षेत्र पूछ लिया जाता है तो हम क्षेत्र की बात करें कि जैसे अपना जो यहाँ पे पंजाब हो जाएगा, है ना, हरियाणा हो गया और अपना जो यूपी है, तो इन क्षेत्रों में शुरुआत हुई सबसे पहले। सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव पूछा जाए तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। और सबसे अधिक प्रभाव हरित क्रांति का किस फसल पे पड़ा, तो वो गेहूं की फसल पे पड़ा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे दुष्प्रभाव की बात करें, दुष्प्रभाव ये भी पूछ लिया जाता है, तो हरित क्रांति का जो सबसे दुष्प्रभाव है वो कह सकते हैं मोटे अनाज पर पड़ा था, मोटे अनाज पर दुष्प्रभाव पड़ा था। जबकि सर्वाधिक प्रभाव पूछा जाए तो कह सकते हैं गेहूं की फसल पे पड़ा। तो उसके बाद चावल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आ चुका है। दूसरे चरण की बात करें तो हरित क्रांति का जो दूसरा चरण था वो 1981 से 95 तक चला था। तो दूसरा चरण कब से कब तक था? 1981 से 1995 तक। जबकि हम बात करें 1983 तक इसमें
चावल की खेती को भी शामिल कह सकते हैं किया गया। तो कब चावल की खेती को भी शामिल किया? 1983 तक। और इसका विस्तार की बात करें, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु तक हो गया था। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इसका विस्तार हो गया था। बात करेंगे हम तीसरे चरण की, तो हरित क्रांति का जो तीसरा चरण था वो 1995 में प्रारंभ होकर यह क्रांति भारत के सभी क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। हरित क्रांति की बात करें हम कि कह सकते हैं भारत के सभी क्षेत्रों तक कब पहुंची, तो 1995 प्रारंभ होकर यह कह सकते हैं सभी क्षेत्रों में तीसरे चरण में पहुंच गई थी। कौन सा? तीसरा चरण। हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रथम फसल जो है वो मैक्सिकन गेहूँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, जिसे बोरलॉग ने मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूँ संवर्धन केंद्र से मंगाया था। तो किससे मंगाया था? मैक्सिको में कौन से? जैसे मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूँ संवर्धन केंद्र भी मनीला, मैक्सिको में है ये। यहाँ पर मनीला में चावल का हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि भारत में जो हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूँ का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड जो उत्पादन है 3 गुना हो सका था। कितना? 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन कितना? 3 गुना हो गया था हरित क्रांति के फलस्वरूप। गेहूं के उत्पादन की, एक एकड़ की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में। जैसे हमने बताया था ये विश्व में हरित क्रांति के जनक भी हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका जो जन्म है 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये अमेरिका से थे नॉर्मन ई बोरलॉग, और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो मैक्सिको था। कहाँ पर कार्य करते थे? मैक्सिको में। हरित क्रांति के विश्व में जनक है साथियों। कैसा? कहाँ पर? विश्व। भारत की बात करें, MS स्वामीनाथन भारत में हो जाएंगे, भारत। नेक्स्ट है कि जो MS स्वामीनाथन के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे इनका जन्म 1925 तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था, और इन्हें कब कब कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि 1971 में इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ऐसे कह सकते हैं एशिया का नोबेल के नाम से भी जानते हैं। एशिया का नोबेल, क्योंकि 1957 की बात है। 1957 में फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। लेकिन 1958 में बात करें, सबसे पहले यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 की बात कर रहे हैं, 1958 की। तो यह पुरस्कार सबसे पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया। हम बात करें, इन्हें 1971 में मिला है। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार 1986 में दिया गया इनको। जबकि 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार से भी इन्हें ही सम्मानित किया गया। किन्हें? MS स्वामीनाथन को। कब? 1987 में। टाइलर पुरस्कार जो है ये 1991 में इन्हें दिया गया है, MS स्वामीनाथन को। तो 1991 टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि 1967 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार। बात करें हम कि पद्म भूषण की, तो 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो तीनों पद्म पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। नेक्स्ट बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर रोम में है साथियों। कहाँ पर है? हेडक्वार्टर रोम में है। और UPASI 2021 में आ चुका है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। याद रखना है, रोम इटली की राजधानी है। रोम जो है वो इटली की राजधानी। किसकी? इटली। और इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि यह भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। और जो रोम है ये टाइबर नदी पर भी स्थित है। कौन सी नदी? टाइबर नदी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें कि जैसे कुछ क्वेश्चंस है कि भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल व गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो HYV बीज। कौन से हो जाएंगे? HYV। जैसे हमने आपको बताया था हाई यील्डिंग वैरायटी बोलते हैं, HYV। UPSI 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। UPSI में आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ठीक साथियों, इसके साथ मैं आगे चर्चा करता हूँ कि जो श्वेत क्रांति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका जो अन्य नाम है वो दुग्ध क्रांति है, या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो उद्देश्य क्या है इसका, श्वेत क्रांति का? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
तो बात करें हम कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 13 जनवरी 1970 को की गई थी। और श्वेत क्रांति को आधिकारिक रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो NDDB है, द्वारा प्रारंभ किया गया था। पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल हरियाणा में है। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा। ये राष्ट्रीय वाला हो जाएगा। जबकि हम बात करें भारतीय की, तो राष्ट्रीय करनाल हरियाणा में हो गया। जबकि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो जो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो आनंद गुजरात में है। कहाँ पर है? आनंद गुजरात। गुजरात में एक ज़िला है आनंद, वहाँ पर है साथियों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि श्वेत क्रांति को आधिकारिक रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। श्वेत क्रांति का जो जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है। SSC पेट में भी आ चुका है। बात करें इनके द्वारा ही भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी अमूल की स्थापना की। तो अमूल कंपनी की स्थापना डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी, और यही वर्गीज कुरियन है, इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। और इन्हीं की याद में 26 नवंबर को, कब? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते। विश्व वाला नहीं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं मित्रों, याद रखेंगे। विश्व का तो 1 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अमूल की, तो अमूल की जो फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल की फुल फॉर्म है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जो जन्म है 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। इसलिए इनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कहाँ हुआ था? केरल के कोझिकोड में। नेक्स्ट है कि जो वर्गीज कुरियन जी हैं के साथ उनके मित्र HM डालिया ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने, तो किसने? HM डालिया ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीक के आविष्कार में योगदान किया था। जब श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ उस समय भारत के में प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। क्योंकि 1970 की बात है मित्रों, तो कह सकते हैं इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक रही हैं। तो उस समय ओबियसली इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री रही होंगी। और ये जबकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि श्वेत क्रांति के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। श्वेत क्रांति गुजरात से प्रारंभ हुई और यह सबसे अधिक सफल आनंद जिला गुजरात में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ से? गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। श्वेत क्रांति के जो 3 चरण हैं वो कह सकते हैं, पहला 1970 से 80 हो जाएगा। तो जो प्रथम चरण के द्वारा देश के चुनिंदा क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया तथा इसका उद्देश्य अमूल आनंद गुजरात की भांति सहकारी समितियों का निर्माण करना भी था। नेक्स्ट है जो दूसरा चरण था उसकी बात करें। दूसरा चरण 1981 से 85 तक जब चला है तो दूसरे चरण में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों का चयन किया गया था। और इसी के साथ साथ जब हम तीसरे चरण में आएंगे तो 1986 से 1996 तक चला है। तीसरे चरण में देश के लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित किया गया तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाने का सफल प्रत्ययन किया गया। तो तीसरा चरण कब से कब तक? 1986 से 1996 तक है। तो इसमें देश के लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित किया गया था तथा दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाने पर सफल प्रत्ययन किया गया। श्वेत क्रांति का जो समापन है 1996 में हो गया था। बात करेंगे कि इसकी उपलब्धियां क्या हैं, तो श्वेत क्रांति की उपलब्धियों में भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश बन गया और जो कि अब लगातार है, कह सकते हैं भारत विश्व में दूध के उत्पादन पहले नंबर पे है। और उसमें उत्तर प्रदेश कह सकते हैं अभी तक पहले नंबर पे रहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश कैसे को पछाड़ते हुए राजस्थान पहले नंबर पे आ गया है। किसानों की आय में वृद्धि हुई, ये श्वेत क्रांति की उपलब्धि हुई। और देश के पोषण स्तर में सुधार प्राप्त हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ, उच्च नस्ल के पशुओं का विकास भी हुआ। तो श्वेत क्रांति की ये सब उपलब्धियाँ थीं। कौन कौन सी? भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश बन गया, किसान की आय में वृद्धि, देश के पोषण स्तर में सुधार, महिला सशक्तिकरण, उच्च नस्ल के पशुओं का विकास, ये सब श्वेत क्रांति की उपलब्धियाँ थीं। बात करेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, तो 16 जुलाई 1965 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है आनंद गुजरात में है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें 26 नवंबर वर्गीज कुरियन की याद में, जबकि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को सब मित्रों। नेक्स्ट है हम बात करें कुछ अन्य क्रांतियों की,
जैसे बहुत सारी क्रांतियाँ जिनमें सीधा वन लाइनर क्वेश्चन कई बार फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तिलहन का मतलब वो जिनसे तेल प्राप्त करते हैं हम। और पीली क्रांति के जो जनक हैं सैम पित्रोदा हैं। पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा हैं। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। जबकि रजत क्रांति की बात करें तो जो रजत क्रांति है उसका उत्पादन अंडा उत्पादन से उसका संबंध है, और इसके जो जनक हैं इंदिरा गांधी हैं। रजत क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी हैं, और इसका संबंध अंडा उत्पादन से है। टमाटर जैसे लाल क्रांति की बात करेंगे तो जो लाल क्रांति है उसका संबंध टमाटर व मांस उत्पादन से हो। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर व मांस उत्पादन से है। और लाल क्रांति के जो जनक हैं वो विशाल तिवारी, लाल विशाल, लाल विशाल, लाल विशाल से याद रख लेंगे। लाल क्रांति के जनक कौन? विशाल तिवारी। जैसे हम बात करेंगे इसके आगे गुलाबी क्रांति की, तो जो गुलाबी क्रांति है उसका संबंध झींगा मछली उत्पादन से किससे? झींगा मछली उत्पादन से है। और गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं दुर्गेश पटेल हैं। गुलाबी, दुर्गेश, गा आ रहा है यहाँ पर भी, तो दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक हैं। जबकि बात करेंगे हम नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से है। नीली, ली मछली, ली, तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से हो जाएगी। और कह सकते हैं कि जो इनके जनक हैं अरुण कृष्ण हो जाएंगे तथा हीरालाल चौधरी। ये क्वेश्चन कई बार आया है, नीली क्रांति के जनक कौन है? तो अरुण कृष्ण और हीरालाल चौधरी हैं। जबकि बात करें गोल क्रांति की, तो जो गोल क्रांति है ये आलू उत्पादन से हो, किससे हो जाएगी गोल क्रांति? आलू उत्पादन। बादामी क्रांति की चर्चा करें तो मसालों के उत्पादन से है बादामी क्रांति, इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हम कृष्ण क्रांति की बात करेंगे तो जो कृष्ण क्रांति है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है। इसे काली क्रांति के नाम से भी जानते हैं, पेट्रोलियम उत्पादन से है। अमृत क्रांति की बात करें तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजनाओं से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित सोना जो क्रांति है ये बांस उत्पादन से, हरित सोना किससे? बांस उत्पादन से। अब बांस जो है एक वृक्ष में ना होकर, क्योंकि 2017 में एक अधिनियम पारित कर दिया गया था कि बांस को अब घास की श्रेणी में रखा गया है 2017 के अधिनियम से। हरित सोना बांस उत्पादन, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हरित सोना बांस उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, बादामी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से हो जाएगी। नहीं, बादामी क्रांति तो मसालों से हो जाएगी, जबकि कह सकते बादामी किससे है? मसालों के उत्पादन से। गोल क्रांति जो है ये कह सकते हैं आलू उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्ण इसके जनक हैं। जबकि गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली उत्पादन हो जाएगा, दुर्गेश पटेल जनक भी हैं। दुर्गेश, गा, गुलाबी। लाल क्रांति तो विशाल, लाल विशाल, ऐसे याद रखना है। टमाटर मांस उत्पादन से हो जाएगी। जबकि हम बात करेंगे रजत क्रांति तो अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। इसके साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे कुछ और अन्य क्रांतियां हैं जिनमें भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से हो जाएगी। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से या फल उत्पादन से हो जाएगी। और जो स्वर्ण रेशा क्रांति है ये जूट उत्पादन से है। जूट को सोने का रेशा भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं जूट को। तो स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति तो चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? चाय उत्पादन से है। और खाकी क्रांति तो चमड़ा उत्पादन। चमड़ा की बात करें, आगरा हुआ, आगरा में चमड़ा तैयार किया जाता है, जबकि चमड़े की जो वस्तुएं हैं वो कानपुर में तैयार की जाती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि साथियों तो आज क्रांतियों के बारे में इतना ही था। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी।